हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज आपके लिए एक नई चीज़ है जिसको आप लोग आई थिंक आप पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पसंद करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6 to 12। 6 to 12 पूरी पूरी का मतलब जैसे कि आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट्स की हम 6 to 12 एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी कितने से कितने क्लास तक पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी सिर्फ 11th-12th की पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्या एनसीईआरटी के बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं प्रोफेशनल बुक्स जो भी ऑफिशियल बुक्स होती हैं, ये क्या एनसीईआरटी के बिना हम प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी के सिर्फ एक टॉपिक पे। तो वो सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, नहीं। आप बिना एनसीईआरटी पढ़े, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए बिना आप प्रीलिम्स तो क्या, आप प्रीलिम्स के सिर्फ 20 to 30 क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब बेसिक बेसिक मतलब अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस में जाएंगे, जब मेंस में जाएंगे तब आप फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आसान थोड़ी है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेंगी, आप इनसे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से, जिसका आज जो है हिस्ट्री का है, ठीक है, चैप्टर पहला है। और आज हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी सीरियस पढ़ाई करें और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझें। चैप्टर मुश्किल से 10 मिनट का रहेगा, जल्द से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आगे डे बाय डे और क्लास बाय क्लास जो भी चैप्टर बाय चैप्टर जो भी चीज़ें रहेंगी वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आज भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उतनी नहीं जितनी कि आप सोच रहे हैं, बट हाँ, चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है एक बार में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ये लिखा कि कैसे पता लगाएं कि मतलब आज से 100 साल पहले क्या हुआ है, 500 साल पहले क्या हुआ है, ठीक है। ये सब इसमें क्वेश्चनिंग कर रही हैं, ये कैरेक्टर है राशिदा करके। उसके बाद में कह रहे हैं कि अतीत के बारे में कैसे पता लगाना है, जैसे कि लोग क्या खाते थे आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले, मतलब 3-4 हज़ार साल पहले आज से क्या खाते थे लोग, कैसे रहते थे लोग, कहाँ मतलब क्या गाना गाते थे, कैसे कहानी सुनते थे, ये सब चीज़ें क्वेश्चनिंग कर रही हैं, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आज से मान के चलो 5000 साल पहले लोग मतलब वनों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे, ठीक है। ये तो चीज़ें पुरानी हैं ही हैं। उसके बाद शिकार करते थे, जंगली पेड़ पौधे फल खाते थे और अपना गुजारा करते थे। उसके बाद में फिर आज से 8000 साल पहले मतलब कुछ स्त्री पुरुषों ने मिलकर के गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कितने साल पहले? 8000 साल पहले। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है। कहाँ पे हैं ये? उत्तर पश्चिम। आज कहाँ पे हैं ये? पाकिस्तान में है, ठीक है। और इससे पहले कहाँ थी वो? अफ़गानिस्तान में थी, जब चीज़ें मतलब इससे बहुत ही स्टार्टिंग में चीज़ें हुई थी तब, ठीक है। उसके बाद में फिर जब क्या हुआ कि इन लोगों ने फिर भेड़ बकरी गाय बैल और पशुओं को भी पालना आरंभ किया। किन लोगों ने? आज से 8000 साल पहले, ठीक है। उसके बाद में गांव में रहने लगे लोग, मतलब एक 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 समुदाय जब बना, समुदाय से फिर उसी को गांव का नाम दे दिया गया, ठीक। फिर उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी जो हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। गारो पहाड़ियाँ और मध्य पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास कहाँ हुआ था? गारो और विंध्य पहाड़ियों में। जहाँ चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। तो देखिए, आप विंध्य देख लीजिए, विंध्य कहाँ पे है? ये है गारो पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पे है? ये गारो पहाड़ी हैं और ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर विंध्य पहाड़ियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है गारो पहाड़ियाँ हैं। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे 8000 साल पहले जौ और गेहूँ उगाया गया था, ठीक है। तो एक बार हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है, और ये ब्यास नदी है। देखिए, और ये यमुना नदी है, चंबल है, गंगा है, हिमालय। उसके बाद ये महानदी इधर है, गोदावरी है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। और इधर ये इधर क्या है? ये इधर पूर्वी घाट है, कावेरी नदी है,
तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, दक्कन है, ताप्ती नदी है, सतपुड़ा है, ठीक है, महानदी है। ये सारी नदियाँ हैं। ये बंगाल की खाड़ी इसको बोलते हैं, ये अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये नीचे का जो सारा का सारा ये पानी है, ये सारा इसको हिंद महासागर बोलते हैं। देखिए, दुनिया में एक ऐसा ही देश है जिसके नाम पर सागर है, वो कौन सा है? हिंद महासागर, मतलब हिंदुस्तान। उसके बाद में फिर हम इसमें देख लेते हैं कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ वही क्या नाम, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। 4700 वर्ष पूर्व मतलब इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर बसना आरंभ हुए, ठीक है, मतलब कुछ नगर बसने लगे। उसके बाद गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में सिंध नदियों के किनारे जो चीज़ें हुई थी उसमें कुछ नगर बसना आरंभ हुए थे। फिर गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे जो है वो उसमें कब हुआ? 2500 वर्ष पहले। सिंधु नदियों में 4700 वर्ष पहले, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलो लगाते हैं भाई पता। तो ये है गंगा, ठीक, इसकी सहायक नदी सोन, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में होके जाती है, गंगा में मिल जाती है। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में आती है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, और ये यहाँ पे क्या नाम उसका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में जो बिहार है, के नाम से जाना जाता था। इसके बहुत ही जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली थे और विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। मगध को तो आज जानते ही होंगे, जिनकी पाटलिपुत्र राजधानी तो क्या था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उसके बाद में ये हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों, इन सभी की यात्रा करते थे, जैसे तैसे करते थे। मतलब लकड़ियों से बांध के पत्ते डाल के, या कुछ मतलब उन्हीं के ऊपर लकड़ियाँ बांध के, जैसे तैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इस पैराग्राफ में इतना बताया गया है, ठीक है। जैसे शिक्षा के लिए आते थे, या कोई बीमार हुआ उसके लिए आते थे, या कहीं मिलन जुलन है उसके लिए आते थे। इन सब चीज़ों के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या कोई आपदा आ गई है उससे भागने के लिए, या कहीं रोजी रोटी है उसके लिए जाते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद है कि कुछ लोग थे जिन जिन लोगों को मतलब नए नए एडवेंचर चीज़ें पसंद थी, जैसे कि नए नए जगह ढूंढना, ठीक है, समुद्रों को पार करना, ये सारी चीज़ें लोगों को वो होती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, लोगों का आवागमन बढ़ा, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। तो उनकी जो संस्कृतियाँ थी, ठीक है, वो एक से दूसरे की तरफ मतलब एक से दूसरे को आदान प्रदान हुआ, एक से दूसरे को मिली, ठीक है। जैसे कि कई 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो, मतलब कल्चरल मतलब रेवोल्यूशन हो, मतलब कल्चरल एक दूसरे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तरीके से कह सकते हैं वो होगा। तो अब हमारा नाम इंडिया कैसे बढ़ा, हमारे देश का नाम जो है इंडिया कैसे बढ़ा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा जो नाम है प्रायः इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं, इसको हम यूज करते हैं, लेकिन इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, और जिसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, सिंधु, ठीक है। इंडस को संस्कृत में हम बोलते हैं सिंधु, और सिंधु नदी जो है उसकी 5 मतलब टेरिटरी हैं, वो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसमें अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओ। आपके पास अगर एटलस हो तो उसमें ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व वहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, ठीक है, हिंदोस अथवा इंदोस किसने कहा था? किसने कहा था? ईरानी और यूनानियों ने हिंदोस अथवा इंदोस बोला था। और कहा था कि इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये जो है ये इधर वेस्ट उत्तर पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम है, यहाँ से ये लोग आए हैं इधर की तरफ, और ये पूर्व की साइड में ये नदियाँ हैं, सिंधु नदी बोले। इसके साइड में जो लोग रहते हैं ना, उसको हम भारत बोलेंगे, ठीक है, हिंद बोलेंगे। यूनानियों ने ये बात कही, ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या कहा कि जो यहाँ रहते हैं, मतलब इस जगह में जो लोग रहते हैं उनको हम भरत समुदाय बोलेंगे, ठीक है, भरत समुदाय बोलेंगे। और इसका जो मतलब इस शब्द का जो उल्लेख है वो संस्कृत के आरंभिक
कृति जो मतलब संस्कृत में जो लिखी गई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें ऋग्वेद में मिलता है। लगभग 3500 वर्ष पुरानी है ऋग्वेद, ठीक है, इसमें मिलता है। और इसके बाद में फिर भारत को भी, मतलब भारत जैसे जो भरत समुदाय है और जहाँ वो लोग रहते हैं, तो उस देश को हम भारत कहने लगे और तब से ही भारत नाम पड़ गया, ठीक है। फिर है अतीत के बारे में हम कैसे जानें, जैसे कि देख लीजिए, ये एक पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि है, ठीक है। ये कैसे बनती थी, ये पेड़ों की छाल में बनती थी और इसी को जब हम 20 से डिवाइड कर देते थे तो उसी में मतलब एक तरीके से इसको एक किताब वो लोग बना लेते थे और किताब के तरीके से यूज करते थे। आगे हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पांडुलिपि का एक पृष्ठ, पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटा गया था, ठीक है। भुर्ज पेड़ की छाल, भुर्ज जो है वो हिमालय में मिलता है, हिमाचल मतलब हिमालय के पर्वत पर मिलता है। तो ये जो है पांडुलिपि ऐसी होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पांडुलिपि, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, इन्हीं को पांडुलिपि बोलते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो लैटिन है मैन्यू, ये इसका मतलब होता है हाथ से लिखना, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं, ठीक है। तो जो है हिमालय क्षेत्र में कौन से मतलब छाल पाई जाती है, भुर्ज नामक पेड़ पाया जाता है हिमालय में, ठीक है। तो वहीं से ये मतलब बनी है। फिर नेक्स्ट है कि इतने वर्षों में ये बहुत सी पांडुलिपियाँ भाई वो मतलब ख़राब हो गई होंगी, नष्ट हो गई होंगी, फिर भी ये कैसे बची रहीं। देखिए, मंदिरों और विहारों में ये पांडुलिपियाँ रखी जाती थी जो वहाँ से मिली। अब कुछ नष्ट हो गई भाई, कुछ को जला दिया गया, कुछ शासकों ने, जैसे कि जहाँ पे किसी का वंश ख़त्म हुआ तो दूसरे वंश के लोगों ने जब राज किया करके, तो वहाँ पे जो चीज़ें थी उनको जला दी गई। उसमें कुछ पांडुलिपियाँ भी थी, ठीक है, जिनसे कि हम जान सकते थे कि आज तब के टाइम में क्या हुआ था। लेकिन बहुत सारी पांडुलिपियाँ भी अभी हैं जिनके माध्यम से हम जानते रहते हैं, जिनकी अभी भी जाँच चल रही है, जिनके बारे में हम मतलब रिसर्च चलती है और उनसे हम नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। तो पांडुलिपियाँ सबसे पहली बात है ये मंदिर में क्यों रखी जाती थी। देखिए, मंदिर जो है पवित्र मानते थे लोग, तो उनको नष्ट नहीं करते थे। जब उनको नष्ट नहीं करते थे तो पांडुलिपियाँ वहीं पे सुरक्षित रहती थी। ऐसा नहीं कि सभी मंदिर नष्ट नहीं किए गए हैं, कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने मंदिरों को भी नष्ट किया है, तो वहाँ कुछ नहीं बचा है, ठीक है। फिर क्या है कि महाकाव्य तक भी लिख लिए गए हैं, महाकाव्य तक भी लिख दिए गए हैं, कविताएं नाटक भी लिखे जाते थे, ठीक है, लेकिन संस्कृत में लिखे जाते थे। तब के टाइम में प्राकृत भाषा, तमिल भाषा और प्राकृत भाषा को बोलचाल में ज़्यादा लोग प्रयोग करते थे, ठीक है, लेकिन तब तमिल भी थी, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि तमिल नहीं थी, तमिल और संस्कृत मतलब आसपास की ये जो है लिपियाँ हैं, ये भाषाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे ये कि ये एक शिलालेख दिया है, ये अभिलेख इसको बोलते हैं। ये क्या होता था, पत्थर का बना है ये, ठीक है। राजा महाराजा लोग अपनी विजय गाथा, अपनी चीज़ों को इस पे अपने जो हुक्म करते थे, जो अपना जो एक शासन आदेश जारी करते थे, वो इस पे लिखवा दिया करते थे, ठीक है, कि हमने इतना दान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इस राज्य के लिए इतना कर रहे हैं, लोग पढ़ें, लोग वाह वाह करें उनकी, ठीक है। इसलिए ये जो अभिलेख है ये 2250 वर्ष पुराना है, अफगानिस्तान के कांधार में मिला था, अशोक के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि लिपि और भाषा क्या होती है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं ना, जैसे कि लिख रहे हैं, जैसे कि ये लिखें, ये क्या है, ठीक है, ये पाई है, तो हम इसका मतलब क्या है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं, लेकिन लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, ठीक है। लिपि जैसे कि ये अक्षर है, संकेत भी कह सकते हो उसको, इसको संकेत भी कह सकते हो। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसमें अरामेइक जैसे देखो ऊपर कुछ डिफरेंट लग रहा है ना, यहाँ से जो इतना है ऊपर ये डिफरेंट है, यहाँ जो नीचे है ये इतना डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऊपर यूनानी है, नीचे अरामेइक है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है कि इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए
छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद ऐसा करते हैं, जैसे कि इसकी छानबीन खुदाई इस पे जो है ब्रश से हल्का 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 ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी जांच करते हैं। वैसे ही सिक्के हैं ये, ठीक है। जैसे कि बयानगर में एक एक मतलब इसको पाया गया है, 4700 वर्ष पूर्व ये मिला था, ठीक है। ये 4700 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था और ये 4700 वर्ष पूर्व का है, इसकी जांच हो चुकी है। उसके बाद ये पुराना चांदी का सिक्का है, ये 2500 वर्ष पूर्व इसका प्रयोग होता था, ठीक है। हमारे जो सिक्के हैं आज के ऐसे नहीं हैं, हमारे सिक्के एक डिजाइनेबल हैं, गोल हैं, ठीक है। तब के सिक्के ऐसे हुआ करते थे। उसके बाद में फिर ये जब लोहे के सिक्के, लोहे की जो उसके पत्थर के शिलालेख, ये इतनी जल्दी नष्ट तो होते नहीं हैं, ठीक है। ये जली हुई चीज़ें इतनी जल्दी नष्ट होती नहीं हैं। पौधे, पेड़ पौधे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। और उनसे हमको कुछ खास हासिल नहीं होता है, उनसे हमको कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन जैसे अन्न के दाने हैं, ये सब चीज़ें अगर जल जाती हैं ना, तो ये पड़ी रहती हैं, दबी रहती हैं। और इनको जब बहुत टाइम के बाद खोदा जाता है, जब खुदाई होती है, जब रिसर्च होती है वहाँ पे, तभी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। फिर है पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत मतलब सोर्स का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते रहते हैं। स्रोत का मतलब जैसे कि कोई एक मान लीजिए घड़ा मिल गया, कोई एक मान के लिए हस्तशिल्प कोई पांडुलिपि मिल गई, कोई एक मान लीजिए कोई एक किताब मिल गई, ठीक है, तब के टाइम की। और इससे क्या होता है, स्रोत है, इससे ना हम चीज़ों को और जोड़ते 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 इतिहास में क्या हुआ था उन चीज़ों को हम जान लेते हैं। उसके बाद अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब पहले क्या हुआ था, हल्का सा ब्रश से रगड़ रगड़ के हल्का 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 सा मतलब उसको जानते हैं, उसको देखते हैं कि ये निशान कैसा है, उन चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद ऐसे करते हैं, ठीक है। अब अतीत क्या है, अतीत वही कि मतलब आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था, उन चीज़ों को अतीत बोला जाता है, ठीक है। अब अतीत को समझ लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं, इसमें पशुपालक, कृषक, उन सभी चीज़ों को मतलब कैसे वो रहते थे, अंडमान द्वीप के लोग कैसे अपना भोजन पकड़कर मछली अगर शिकार कैसे करते थे, तब के बारे में कैसे चीज़ें होती थी, आदिवासी समूह कैसे तब जीते थे, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। मतलब कैसे करते वो नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ चीज़ें लोग खाते थे कैसे, मतलब वहाँ पर रहते थे, ये सब चीज़ें होती थी वहाँ पे, ठीक है। ये सब जानकारियाँ हमको कहाँ से मिलती हैं, इतिहास से। इतिहास में जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, वो जैसे कि अंडमान निकोबार में लोग कैसे रहते हैं, तो कैसे जानेंगे आप, जब वहाँ जाएंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे, वहाँ की चीज़ों को खोदेंगे, जब वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी आपको तभी जानेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ जा कर के या किसी भी दूसरे बुक से जानने को मिलती हैं आज के टाइम, ठीक है। तो यही कह रहा है, यही समझा रहा है कि हमको कोई चीज़ें तभी मिलेंगी जब वहाँ पे हमको कोई चीज़ पुरानी मिलेगी, तभी हम उसको समझेंगे, जानेंगे। और वही पुरातत्वविद और इतिहासकार करते हैं, ठीक है। जैसे कि तब की शिकारी क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सब चीज़ें अभी बहुत कुछ जानना शेष है, बहुत सब कुछ जान नहीं पाए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये तिथियों का मतलब क्या है, तो तिथि जैसे कि हम बीसी क्या होता है, ठीक है, एडी क्या होता है, ठीक है, सीए क्या होता है, बीसीए क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इसमें जानेंगे। तो ये मान के चलो अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे, शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व कही जाती हैं, और उसके बाद की जो तिथियाँ हैं वो ईसवी कही जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, मतलब हम 2000 से स्टार्ट करते हैं और अभी तक की जो तिथियां हैं उनका हम मतलब उल्लेख करेंगे, इसमें उनके बारे में हम जानेंगे। इतिहास और तिथियां क्या हैं, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी में बीसी का मतलब ईसा पूर्व, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि तिथियों से पहले एडी लिखा जाता है। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है। कभी कभी आपने एडी लिखा देखा है, एडी लिखा देखा होता है, ठीक है, या सीई लिखा देखा होता है, और कहीं कहीं पे बीसी और बीसीई लिखा देखा होता है,
ठीक है। देखिए CE का मतलब है कॉमन एरा, ठीक है। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। तो मतलब CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, BCE अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए करते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों का प्रयोग भी लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। मतलब ऐसे हम लोग जो शुरू किए थे, इस तरीके का जो प्रयोग था वो हम लोगों ने 200 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया गया था। कभी कभी BP अक्षरों का जो प्रयोग है वो बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले के रूप में भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिपियां हैं। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अब जैसे ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इन लोगों ने जो 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 विशेषज्ञ थे उन्होंने उसका अर्थ निकाला। इसका मतलब P है, इसका मतलब T है, इसका मतलब O है। तो हम सीखते हैं ना कि यहीं से चीज़ें ऐसे बनी थी कहीं, तो लोगों ने दिमाग लगाया, लोगों ने एज्यूम किया कि चीज़ें कैसी क्या हो सकती हैं। और जैसे कि ये पक्षी, इसको A माना है इन्होंने, तो ऐसी चीज़ें मतलब समझी गई हैं। और जो ये जो लिखे गए थे ना तब की चीज़ों को, उनको जाना गया है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्ष पूर्व बने थे। सिंधु सभ्यता मतलब ऊपर पंजाब साइड में। उसके बाद गंगा घाटी के नगर जो बने थे वो 2500 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी नगर याद आ रहा है ना, मगध, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा है। उसके बाद वर्तमान जो नगर बने हैं वो 2000, क्योंकि हमने अभी कहा ना कि हम लोग 2000 से मानेंगे, तो वर्तमान जो नगर बने हैं वो 2000 के बने हैं। तो आज का ये पूरा जो मतलब चैप्टर है कि क्या, कब और कहाँ, ये सारा चीज़ें हमने आज जाननी है। और अगला चैप्टर हम जल्दी ही आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। लेकिन आपको इस चैप्टर का जो है रिव्यू देना पड़ेगा कि कैसा जा रहा है, आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप प्लीज़ बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके व्यूज़ का और आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम हंसना, क्योंकि आप सब हंसना मतलब ये होता है कि आप सब कुछ भुला देते हैं, और सब कुछ भुला करके हंसना चाहिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।